जो बीजेपी का मॉल था उसके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा थी, उसमें तरह तरह के चुनावी मुद्दे थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जाति का कार्ड नहीं खेला, धर्म का कार्ड नहीं खेला। तो बीजेपी के मॉल में बड़ा सा विशाल मॉल था, उसमें बहुत सारे चेहरे थे, उसमें बहुत सारे मुद्दे थे। और बीजेपी के मॉल में जाति का कार्ड भी था, धर्म का कार्ड भी था, विकास का कार्ड भी था, वेलफेयर योजनाएं जो बीजेपी की हैं उनका कार्ड भी था, कोविड में जो अच्छा काम किया है बीजेपी ने उसका भी एक स्टॉल बीजेपी के इस मॉल में लगा हुआ था। यानी और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास इस मॉल में रखने के लिए चेहरे बहुत बड़े बड़े थे। तो बीजेपी का जो शोरूम था बड़ा आकर्षक लग रहा था, क्योंकि शोरूम में बाहर से ही आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता था, योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखता था, और उनके पीछे चुनाव जीतने की एक जबरदस्त मशीन थी। बीजेपी अब चुनाव जीतने की एक मशीन बन चुकी है, जिसके पास एक एक नहीं बल्कि दो दो इंजन है, डबल इंजन से वो चल रहे हैं। और बाकी के जो लोग हैं उनके पास आधा इंजन भी नहीं है। और जो बीजेपी के मॉल के सामने विपक्ष का जो स्टॉल था वो बहुत छोटा था। स्टॉल छोटा इसलिए रह गया क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं थे। उनके स्टॉल में क्या था? उनके स्टॉल में सिर्फ आरोप थे, शिकायतें थी, नेगेटिव पॉलिटिक्स थी, और जाति का कार्ड था और धर्म का कार्ड था। तो वो स्टॉल में जो उन्होंने सामान रखा चुनावी मुद्दों का वो बहुत ही कम था। तो जाहिर है जनता ने छोटे स्टॉल को छोड़ दिया और बीजेपी के बड़े से मॉल को उन्होंने चुन लिया। इन नतीजों में आज एक और चीज देखने को मिली, और वो है प्रो इनकम्बेंसी वेव। अब तक चुनावों में तमाम न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एंटी इनकम्बेंसी वेव यानी सरकार विरोधी लहर की बात करते थे, और होता भी यही था। इससे पहले जब चुनाव लड़े जाते थे एक दशक पहले तक, तो उसमें हर सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान ही होता था। और वो इसलिए होता था क्योंकि जनता 5 साल में उस पार्टी से परेशान हो चुकी होती थी, उस सरकार से थक चुकी होती थी। तो जो थकावट होती है किसी सरकार को लेकर, किसी नेता पार्टी को लेकर, उस थकावट को एंटी इनकम्बेंसी वेव कहते हैं। लेकिन जब उसी सरकार को लेकर और उसी पार्टी को लेकर लोगों में और ज्यादा ऊर्जा आ जाए तो उसे प्रो इनकम्बेंसी वेव कहते हैं। आज के नतीजों ने बता दिया कि प्रो इनकम्बेंसी वेव यानी सरकार और पार्टी के समर्थन में भी एक बहुत बड़ी लहर हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे देश का मीडिया और हमारे देश के जो एक्सपर्ट हैं वो आज भी पुराने जमाने की चुनावी एनालिसिस करते हैं, और उनकी समझ में ये प्रो इनकम्बेंसी वेव आता नहीं। इसलिए उन्हें एंटी इनकम्बेंसी की लहर तो दिखती है, लेकिन जो प्रो इनकम्बेंसी लहर है उसको वो पकड़ नहीं पाते। और इस बार भी यही हुआ, नहीं पकड़ पाए। जिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं वहां इसी प्रो इनकम्बेंसी वेव की वजह से उसे दोबारा से इतनी बड़ी जीत मिली है। कई जगह तो बीजेपी ने पहले से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और इसीलिए वहां पर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही थी। यहां पर भी वही फैक्टर है, लोग कांग्रेस की सरकार से इतना थक चुके थे, इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें बदलाव ही चाहिए, इसलिए वहां लहर चल रही थी। और इसी वजह से कांग्रेस हारी। बार बार मुख्यमंत्री को बदलना, उसके बाद सिद्धू को इतनी ज्यादा हवा दे देना, सिद्धू को और चन्नी को खुलेआम लड़ाई करने देना, ये सब चीजें पंजाब के लोगों ने समझ ली। और सबसे बड़ी बात, इस प्रो इनकम्बेंसी वेव को पैदा करने वाला नेता और कोई नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में 2014 से भी ज्यादा सीटें मिली थी, ज्यादा बड़ी जीत मिली थी। और इसका सबसे बड़ा कारण तब यही प्रो इनकम्बेंसी वेव थी जो आज भी उन्होंने देश को दिखाई है। एक और पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के अब एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो चुनावी खेल को सबसे ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने परंपरागत राजनीति के सभी बंधनों को और समीकरणों को तोड़ दिया है, और ब्रांड मोदी अब चुनाव में जीत की एक बहुत बड़ी गारंटी बन चुका है। अंग्रेजी भाषा की एक कहावत है, इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी भारत में लोग वोट नहीं देते बल्कि जाति पर मोहर लगाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस जातिगत राजनीति की बेड़ियों को भी तोड़ दिया है, और शायद यही वजह है कि जो पार्टियां जातियों के नाम पर सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव जीतती थीं उनकी आज बहुत खराब स्थिति हो गई है। और मोदी को यह बात पहले ही सही समझ में आ गई थी कि अगर उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है अगर वो जातियों में बटा रह गया तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिसमें सारी जातियां एक साथ आ जाएं और वो बीजेपी को वोट दें, और वही उन्होंने किया। और इन सारी जातियों को जोड़ने का काम जो किया है वो सोशल इंजीनियरिंग ने नहीं बल्कि विकास ने किया है। जो कोविड के दौरान मदद दी उसने किया है, जो वेलफेयर
योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। वर्ष 2007 में मायावती ने 206 सीटें जीती थी 403 में से, और पूर्ण बहुमत से जबरदस्त तरीके से यूपी में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 15 साल के बाद आज उनकी पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीत पाई है। सोचिए बीएसपी के क्या दिन आ गए हैं, क्योंकि बीएसपी की जातिगत राजनीति को बीजेपी की विकास की राजनीति से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। और अब जो पुराने जमाने की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो जो पुराने जमाने की राजनीति है अब वो जा रही है। मायावती अब पुराने जमाने की नेता हो चुकी हैं और उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ ये जाति का ही कार्ड है, और उन्होंने अपने आप को सिर्फ पिछड़ों की पार्टी बनाकर रख दिया, और पिछड़े जो वर्ग हैं वो भी अब काम मांगते हैं। मायावती की तरह अखिलेश यादव की राजनीति भी जातियों की इसी सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित रही। उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक पर कई चुनाव जीते, लेकिन अब M+Y का मतलब बदल चुका है। अब इसका मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं, बल्कि मोदी प्लस योगी हो गया है, और यह फैक्टर किसी भी जाति और धर्म के फैक्टर से कहीं ज्यादा प्रभावी है। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी, मोदी और योगी की मशहूर तस्वीर, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। जब यह तस्वीर खींची गई थी चुनाव प्रचार के दौरान तो ये बड़ी चर्चा में थी, और विपक्ष के नेताओं ने और मीडिया के भी कुछ बड़े बड़े पत्रकारों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन अब नया MY फैक्टर जो है वो आपके सामने है। अब MY फैक्टर ये है जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, यानी मोदी प्लस योगी, ये है नया MY फैक्टर। अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस चरण में किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं हर बार हर चरण का अलग से विश्लेषण होता था। तो 10 फरवरी को पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें से 7 जिले ऐसे थे जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% या उससे भी ज्यादा है, और इनमें मुजफ्फरनगर जैसे जिले भी थे जहां 40% तक मुस्लिम आबादी है। अखिलेश यादव ने इन सीटों पर जातियों की जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की और मुस्लिम उम्मीदवारों की टिकट नहीं दिया, लेकिन नतीजे बताते हैं कि इसका उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। विश्लेषणों में यह जरूर आ रहा था कि अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है, लेकिन आज नतीजों से पता चलता है कि ये इतनी स्मार्ट पॉलिटिक्स थी नहीं। पहले चरण की 58 सीटों में बीजेपी को 46 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। सोचिए, पहले चरण में बीजेपी को 46 और समाजवादी पार्टी को 12 सीट मिली। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई, और इन 55 में से कुल 38 सीटें ऐसी थीं जिन पर मुसलमानों के वोट बहुत अहम थे। यहां भी, इस चरण में भी अखिलेश यादव को काफी फायदा इसमें हुआ है। जो दूसरा चरण है, अगर आप देखेंगे तो इस चरण की 55 में से बीजेपी को 28 सीटें मिली, 55 में से 28, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी को 27 सीटें मिली। तो देखिए, जो दूसरा चरण था, यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। जयंत चौधरी की पार्टी ने भी कुल 8 सीटें यहां पर जीती हैं, और दूसरा चरण अखिलेश यादव के लिए बहुत शानदार रहा है। जिन 27 सीटों पर अखिलेश यादव का गठबंधन जीता, वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां किसान आंदोलन का असर था। इसलिए किसान आंदोलन का असर तो हुआ, लेकिन यह असर इतना बड़ा नहीं था कि यह बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके। हमने आपको पहले यह बताया कि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग शुरुआत के 2 चरणों में ही चली है, लेकिन इसके बाद उनकी सांस फूलने लगी। तीसरे चरण की 59 सीटों में से बीजेपी को 42 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली। चौथे चरण में 59 सीटों में से बीजेपी को 49 सीटें मिली, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। तो देखिए, पूरा ब्रेकअप इस समय आपकी स्क्रीन पर है। फिर देखिए, 5वें चरण में 61 सीटें थीं, जिसमें से बीजेपी को 39 और समाजवादी पार्टी को 19 और अन्य को 3 मिली। छठे चरण में 57 सीटों में से बीजेपी को 40, समाजवादी पार्टी को 15 और अन्य को 2 सीटें मिली। और आखिरी चरण में अखिलेश यादव ने अच्छी बैटिंग की है। इसमें 54 सीटों में बीजेपी को 26 सीटें मिली हैं, और समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा 28 सीटें मिली हैं। तो ये पूरा ब्रेकअप है उत्तर प्रदेश का 7 चरणों के चुनाव का।
आज से 2 दशक पहले बीजेपी के लिए भी ये कहा जाता था कि वो सिर्फ ऊंची जाति वाले लोगों की पार्टी है और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुत सारे ऐसे वोट बैंक थे जो उन्हें वोट नहीं देते थे। लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड पूरी तरह बदला और आज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के वोट मिले हैं। वैसे विकास के इस वोट बैंक के लिए आज एक लाइन बहुत इस्तेमाल हो रही है और वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर भारी भाजपाई। राज्य की महिला वोटरों ने बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है और इसका एक बड़ा कारण यही विकास है। इन महिलाओं को उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 3 तलाक जैसे कानूनों का फायदा मिला। इसके अलावा युवा वोट बैंक भी बीजेपी के साथ इस बार भी एकजुट रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल 15 करोड़ वोटर्स में लगभग 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं और बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है, जबकि 18 साल से 30 वर्ष के 3.5 करोड़ युवा वोटर्स उत्तर प्रदेश में हैं और ये भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा थे। यानी महिला और युवा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में काफी निर्णायक रहा और चुनावों में बीजेपी को महिलाओं और युवाओं का भरपूर समर्थन मिला है। इसके अलावा बीजेपी का 80-20 का फॉर्मूला भी काम कर गया। इसमें 20% मुस्लिम वोटों को बीजेपी ने छोड़ दिया था। उसकी कोशिश 80% हिंदू वोटों को एकजुट करने की थी, जो वो कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमने आपको पहले ही कहा था कि चुनाव का ये विश्लेषण हम बहुत गंभीर नहीं रखेंगे, आपको बोर नहीं करेंगे। तो आज दिन भर बहुत सारे मीम्स भी चलते रहे। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया पर लोग बड़े क्रिएटिव हैं, तो मीम्स के जरिए भी बहुत आसान भाषा में आप आज के चुनावों के नतीजों को समझ सकते हैं। कुछ मीम्स आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। आज दिन भर जो मीम्स चल रहे थे, राहुल गांधी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें वो बड़े आराम से निश्चिंत होकर आइसक्रीम खाने का मजा ले रहे हैं, आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। कुछ मीम्स हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मीम्स बन रहे हैं गांधी परिवार को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। एक मीम ये देखिए, एक तरफ बुलडोजर है और बुलडोजर ने साइकिल को उठाया हुआ है। आप ये पुरानी तस्वीर है प्रियंका गांधी वाड्रा की, जब वो झाड़ू लगा रही थी, जब उन्हें डिटेंशन में रखा गया था उत्तर प्रदेश में। और एक तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ये झाड़ू असल में उन्होंने अपनी ही पार्टी पर लगा दी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ये हाल हुआ पार्टी का। अब देखिए एक और मीम आज का,
रोड रोलर यानी ये योगी हैं और इन्होंने साइकिल को किस हद तक कुचल दिया, ये भी आपको आज के चुनावों का सरल और दिलचस्प भाषा में आज का असल में विश्लेषण ये है। तो उत्तर प्रदेश का तो आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश में बहुत प्रोपेगेंडा चलाया गया कि योगी के खिलाफ बहुत लहर चल रही है। एक प्रोपेगेंडा ये चलाया गया कि योगी को बदला जा सकता है, योगी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और उनकी यहाँ दिल्ली में केंद्रीय बड़े नेताओं के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो ठीक से नहीं हो रही है। एक प्रोपेगेंडा ये चलाया गया कि बीजेपी हार सकती है और चारों तरफ समाजवादी पार्टी की हवा है और अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ भी बहुत आ रही थी। उस भीड़ के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो शुरू से आपको कह रहा था कि आएंगे तो योगी ही, और वो बात सही साबित हुई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.